गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम सर्कुलर मोशन की प्रैक्टिस करेंगे। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। सही है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स पढ़ाई करी क्या? नेक्स्ट टेस्ट 13 तारीख को है, 13 दिसंबर को है नेक्स्ट टेस्ट। धनंजय जगरवाल। सही है, सही है, सही है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सिलेबस आपके पास सब आ जाएगा। मैं आपको देख के सिलेबस कल बता दूंगा क्या क्या आ रहा है। नेक्स्ट टेस्ट होगा 13 दिसंबर संडे। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है v दे रखा है 40, स्पीड दे रखी है बच्चों 40, रेडियस दे रखा है 1 मीटर, नेट एक्सीलरेशन मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सोचिए नेट एक्सीलरेशन 45 डिग्री कब बना सकता है? 45 डिग्री तभी बनाएगा जब दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे। आपको ऐसे नहीं याद है, आप तरीके से कर सकते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 80 बेस AC tan 45 1 इम्प्लाइज 80 बराबर AC। तो एक कंडीशन आ गई 80 बराबर AC। अगर आप 80 निकाल लें, AC निकाल लें तो सॉल्व करने में आंसर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है? नेट एक्सीलरेशन 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। इसका मतलब 80 बराबर AC। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 80 बराबर AC। सही है। अब देखिए, अब 80 कैसे निकालें? आपको स्पीड दे रखी है 40, अब मुझे 80 चाहिए। 80 क्या होता है? dv बाय dt, dv बाय dt। v कितना? 40, 4 बाहर ले लीजिए तो 80 कितना आ गया? 4। ये आ गया 80। अब AC कैसे निकालें? AC होता है v स्क्वायर बाय r। v कितना दे रखा है? 40, रेडियस 1। तो AC आ गया 16t स्क्वायर। बस। अब मेरे पास कंडीशन क्या थी? 80 बराबर AC। 80 कितना है? 4। AC 16t स्क्वायर। तो t स्क्वायर आ गया 1/4। तो t कितना आ गया? 1/2। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट्स कितने यूज आ गए वो देखिए। एक ही सवाल में उसने आपसे कितनी बातें पूछ ली, और जब हम बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो अपने आप याद होता जाता है। पहला देखिए, ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया उसने, 45 डिग्री पर 80 बराबर AC होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तीसरा टेंजेंशियल का फॉर्मूला। 3 कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में काम आ गए। ये इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप पढ़ लीजिए फिर अपन करते हैं।
पहले पढ़ लीजिए, 2 मिनट आपको दे रहा हूं, अच्छे से बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करिएगा। टू अपॉन पाए, टू अपॉन पाए, टू अपॉन पाए, बहुत सही, बहुत सही। हार्दिक यादव, टू अपॉन पाई। कार्तिक वर्मा, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप इस बात को समझें बहुत अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्चुअल है। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यहाँ v, यहाँ भी v, यहाँ भी v, यहाँ भी v, vi लिख दूं, यहाँ vj, यहाँ माइनस vi, यहाँ माइनस vj, ठीक है। अब कांस्टेंट स्पीड है, तो ये बात तो तय हो गई कि at क्या होगा, 0, वो तो हमेशा होता है v²/r। और नेट एक्सलेशन कितना होगा, जो इंस्टेंटेनियस कहलाता है, at² प्लस ac²। at तो 0 है, तो नेट किसके बराबर आ गया साहब आपका, ac, दैट इज v²/r। पहले तो इसमें बता दीजिए कोई डाउट है क्या। अब मुझसे पूछा गया है रेशियो ऑफ एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस ही होता है क्योंकि हर मोमेंट पर एसी की डायरेक्शन तो बदलती रहती है, तो ये इंस्टेंटेनियस ही है, ये इंस्टेंटेनियस ही है, सही है भाई। 80 तो 0 के, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो AC आएगा। अब अगर मुझे किसी तरह से एवरेज एक्सेलेरेशन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। नाउ अब ये कैसे निकालें, तो आपको बेसिक में जाना पड़ेगा, 11th क्लास की बेसिक, काइनेमेटिक्स का बेसिक, एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला याद करो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हाफ रोटेशन, हाफ, मान लो पहले आप यहाँ थे तो यहाँ आ गए होंगे, इनिशियली होगा तो फाइनली, आप ये और ये भी ले सकते हैं, एक ही बात है। फाइनल माइनस वी आई इनिशियल, वी आई टाइम, तो आ गया माइनस का 2vi अपॉन टाइम। अब टाइम कैसे निकालें, टाइम, टाइम बताइए, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाफ रोटेशन है पाई आर स्पीड v। रुक जाता हूं मैं, आप थोड़ा देख लें, तसल्ली से समझ लें। जो नेट एक्सलेशन है वही तो इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि हर मोमेंट पर एसी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन कहा जाता है। बढ़ोगे आगे, हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर, हाफ में, कंप्लीट में 2πr होती है तो हाफ में πr हो गई, ठीक है। टाइम रख दीजिए, तो -2vi अपॉन πr/v, मॉड ले लें तो 2v² अपॉन πr, ये आ गया एवरेज। अब मुझसे पूछा क्या था, मुझसे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था रेशियो ऑफ एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस। एवरेज बताइए, एवरेज 2v² अपॉन πr, इंस्टेंटेनियस कितना आया, v²/r। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से तसल्ली से इसको 2 बार करना चाहिए, 2 बार 3 बार करोगे तो आपका एवरेज एक्सलेशन की आपको फील आएगी। कांस्टेंट स्पीड है तो at 0 होगा, जो नेट एक्सलेशन है वो ac के बराबर होगा, वही इंस्टेंटेनियस होता है, वो इंस्टेंटेनियस होता है ना, क्योंकि v की डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है, तो ac की डायरेक्शन भी लगातार बदलेगी। मॉड ले लिया, बढ़ो के आगे,
बात समझ में आ गई तो बताइए चैट बॉक्स पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं क्या? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन है। तो बात करते हैं नए टॉपिक की, बैंकिंग ऑफ रोड। अब आपको ये तो पता चल गया कि अगर आपको सर्कुलर मोशन पे घूमना है, सर्कुलर मोशन पे घूमना है, सर्कुलर पाथ पे घूमना है, तो आपको एक फोर्स तो हमेशा चाहिए जो सेंटर की तरफ लगे। एक फोर्स हमेशा ऐसा चाहिए जो सेंटर की तरफ लगे, और उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। तो अगर आपको सर्कुलर टर्न करना है तो तीन तरह से वो फोर्स मिल सकता है, फ्रिक्शन से, बैंकिंग ऑफ रोड से, और बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों से। वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो तीनों से समझ में आ जाएंगे। तीनों केस हमारे सिलेबस में है, बाय फ्रिक्शन, बाय बैंकिंग और बाय बोथ। अच्छे से देखिएगा, तीनों के फॉर्मूले आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको याद करने पड़ेंगे। तीनों के फॉर्मूले, तीनों के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तीनों के हम समझ लेते हैं, फील ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आप उनको एज अ रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। अब वन बाय वन मैं समझाता हूँ। पहला पढ़ते हैं बाय फ्रिक्शन। अब तरीके से समझिएगा, आप भी खुद ड्राइव करिएगा तभी मजा आएगा। चलिए अब चैट बॉक्स पे ध्यान हटा दें, अब सिर्फ समझें। ये सर्कुलर टर्न है, ये सर्कुलर टर्न, लेवल रोड है। लेवल मतलब बिल्कुल सीधी, किसी भी तरह की अभी आपने बैंक नहीं किया, ठीक है। ये चौराहे का सेंटर, यहां आपकी गाड़ी। अब आप सभी ने गाड़ी चलाई है, समझाई है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। जब आप टर्न कर रहे हैं, जब आप रोड पर हैं, तो एमजी कार का कहां लग रहा है? एमजी कार का कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। नॉर्मल कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो एमजी और नॉर्मल तो दोनों एक दूसरे को क्या कर गए? बैलेंस। बताइए एमजी कहां लग रहा है? नीचे। नॉर्मल कहां लग रहा है? ऊपर। तो एमजी और नॉर्मल तो बैलेंस कर गए। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई। तो फिर इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल देगा कौन? केवल एक फ्रिक्शन बचा, एंड दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इक्वेशन दो आप समझने की कोशिश करिए। दो बेसिक फंडामेंटल है, डायग्राम बनाइए और कोशिश करिए, कोशिश करिए। एन और एमजी बैलेंस हो गए, फ्रिक्शन बराबर एमवी स्क्वायर बार नहीं है। सही सेंटेंस बोलिए, फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया, फ्रिक्शन ने एमवी स्क्वायर बाय आर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो जो फ्रिक्शन है वो नेट फोर्स है। अगर मैं कोई यहां से आपसे पूछे कि इसमें नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स बताइए, तो बताइए नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा फ्रिक्शन, क्योंकि एन और एमजी तो बैलेंस हो गए। यही फ्रिक्शन नेट फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। बताइए क्या ये सही है क्या? बस अब हम जानते हैं जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम म्यू एन हो सकता है। ये फ्रिक्शन का बेसिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू एन। तो अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दो, एम वी स्क्वायर बाई आर, एन डाल दो, एन, एम जी, एम से एम कट गया, आर को वहां भेज दो, अंडर रूट म्यू आर जी। अच्छे से खुद एक बार कॉपी में करो, क्योंकि याद करने से पहले अगर आपने डेरिवेशन समझ लिया तो मजा आएगा। डेरिवेशन समझना जरूरी है। क्या ये बात सही है क्या? अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो v क्या लिखा हुआ है? लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू इसका मतलब v हमेशा इससे कम होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वो हो सकती है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी।
अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अब इसको सेफेस्ट क्यों बोला वो आप समझिएगा। सेफेस्ट कैसे बोला, सेफेस्ट क्यों बोला, क्योंकि मैक्सिमम बाकी हर केस में इससे कम होगी। सेफेस्ट क्यों बोला वो समझिए, क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाई, अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड से अगर आपने गाड़ी चलाई तो क्या होगा, v ज्यादा से mv²/r की रिक्वायरमेंट ज्यादा, पर फ्रिक्शन तो एक अधिकतम से अधिकतम μn तक ही प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट, अब कार क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्शन पूरी नहीं कर पाएगा। तो अच्छे से याद करिए डेरिवेशन समझकर कि हाँ, लेवल रोड है तो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सरफेस स्पीड कितनी आएगी, अंडर रूट म्यू आर जी। यहां तक ठीक है क्या, देख लीजिए, आगे बढ़े क्या, सही है। तो बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, एक बार फिर से देख लें। ये सर्कुलर ट्रैक, लेवल देखिए, मैंने एक बार रिफ्रेश कर लिया है, एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है क्या, ऑडियो वीडियो स्क्रीन स्लाइड सब आ गई क्या, ऑडियो वीडियो, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या केस 1 समझ में आ गया, केवल फ्रिक्शन के द्वारा। अब सेकंड पढ़ते हैं, बाय बैंकिंग, बाय बैंकिंग, बाय बैंकिंग। अब बैंकिंग क्यों जरूरी है, बैंकिंग से क्या फायदा, आप देखिए बैंकिंग होता क्या है, डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये जो एज है रोड का, एक एज को हल्का सा क्या कर दिया गया है, ऊपर उठा दिया है। इस डायग्राम में देखिए, ये डाउन है, ये अप है, एक एज को ऊपर लिफ्ट कर दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर लिफ्ट हो गया, ये देखिए ये नीचे है, ये ऊपर लिफ्ट कर दिया। इसे बोलते हैं बैंकिंग। जिस एंगल से ऊपर उठाते हैं उसे कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। अब यूज क्या है बैंकिंग का, हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्या फायदा है, अब उस बात को आप समझिए, बैंकिंग का क्या फायदा है। जब आप सर्कुलर टर्न पर गाड़ी को चला रहे थे तो केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स देने की जिम्मेदारी किसके पास थी, फ्रिक्शन के पास।
सारा का सारा काम घुमाने का कौन कर रहा था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन घुमाने का काम कर रहा था। अब इन केस ऑफ स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो जब बर्फ गिर जाएगी और कार उसके ऊपर से निकलेगी, तो अब उसको सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो कार सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी, और सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी तो क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी। तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया? सड़क को क्या कर दिया? बैंक कर दिया। हल्का सा एक एंगल क्या कर दिया? ऊपर उठा दिया। अब आप देखिए बैंकिंग से क्या फायदा मिलेगा, आराम से समझिएगा, खुद डिराइव करिएगा, खुद डिराइव करिएगा। ये पहले रोड थी ऐसे, ये सर्कुलर ट्रैक है, पहले रोड ऐसी थी, अब आपने एक एंड को ऊपर उठा दिया, ये एंड ऊपर उठा दिया, इसे बोला एंगल ऑफ बैंकिंग। अब जब कार या व्हीकल इस पर आएगा तो देखिए क्या होगा। अभी फ्रिक्शन नहीं है, मैं ऐसा मान रहा हूं, फ्रिक्शन नहीं है, रियल केस में तो फ्रिक्शन होगा, अभी मैं ऐसा मान रहा हूं फ्रिक्शन लेस ट्रैक है। केवल और केवल क्या है? ओनली बैंकिंग, ओनली बैंकिंग। रियल केस में तो दोनों होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, केवल अभी हम मान रहे हैं केवल बैंकिंग है। अब आप देखिए क्या होगा, एमजी कहां लगेगा? नीचे की तरफ। खुद अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, तभी फील आएगी। नॉर्मल कहां लगेगा बच्चों? ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। यही दो फोर्स लगेंगे, कॉपी में जरूर बनाएं। एमजी लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, एमजी नीचे, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं? अब हम नॉर्मल के कंपोनेंट कर देते हैं, नॉर्मल के कंपोनेंट कर दिए, आराम से देखिए, ये है n cos थीटा, ये है n sin थीटा। अब आप खुद देखिए, ये n sin थीटा अपने आप सेंटर की तरफ आ गया, एंड दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। n cos थीटा और mg क्या हो गए? बैलेंस हो गए। इक्वेशन सोचिए, n cos थीटा mg से बैलेंस हो जाएगा, n sin थीटा विल प्रोवाइड mv स्क्वायर बाय r। खुद इक्वेशन बनाइए, खुद सॉल्व करिए। आंसर याद करने से बेहतर है एक बार डेरिवेशन की हमें फील आनी चाहिए। स्लाइड दिख रही है क्या सभी को? स्लाइड दिख रही है क्या सभी को? ठीक है, अब एक बार कॉपी में डायग्राम बनाइए, फोर्सेस बनाइए और खुद इक्वेशन लिखिए, तभी मजा आएगा। दोनों को डिवाइड करके देखिए, आंसर आएगा। दोनों को डिवाइड करके देखिए, ये डिवाइड किया, एन से एन कटा, एम से एन, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, तो वी कितना आ गया? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। कभी कभार टेन थीटा भी निकाल लिया जाता है। टेन थीटा कैसे निकाल सकते हैं आप देखें, वो पूछ लेता है एक एंड कितना ऊपर उठाया, तो ये एंड आपने उठाया एच, ये रोड की विड्थ है बी, तो क्या आप टेन थीटा निकाल सकते हैं? टेन थीटा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच, बेस बी, तो कभी टेन थीटा को रिप्लेस करना पड़े तो टेन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं एच बाय बी से, एच बाय बी से। अब बताइए कमेंट बॉक्स पर, क्या ये सही है क्या? बताइए, खुद करके देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, आंसर जरूर मैच कर लें। सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, कर लिया, कर लिया, शानदार, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये इसका देखिए पूरा डेरिवेशन जैसा हमने किया था, दोनों को डिवाइड कर दिया, v का फॉर्मूला आ गया, टेन थीटा को पुट कर दिया। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये समझिए, ये समझिए, बस ये आप वैल्यू खुद पुट कर सकते हैं। ठीक है क्या? देख लीजिए, तसल्ली से मैच कर लीजिए, आराम से देख लें, तसल्ली से मैच कर लें। बढ़ूं आगे? चलो, अब देखिए,
खुद करिए, 2012 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बैंक्ड कर्व रोड है, देखिए बैंक्ड है, बैंक्ड और फ्रिक्शनलेस है, बैंकिंग है और फ्रिक्शनलेस है, तभी हम वो लगा सकते हैं, कौन सा? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। खत्म। आर बताइए, आर रेडियस 90 मीटर, जी 10, थीटा 45। बहुत आसान है, कहीं ऐसी दिक्कत ही नहीं है जिसमें आप फंस जाओ। 30 मीटर पर सेकेंड। तो समझो क्या पढ़ा, क्या पढ़ा अभी तक। पहला हमने केस पढ़ा, केवल फ्रिक्शन हो, ओनली फ्रिक्शन इज देयर टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तब आंसर कितना आया मेरा? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। फिर ओनली बैंकिंग नो फ्रिक्शन, ओनली बैंकिंग नो फ्रिक्शन, तब कितना आया? रूट आर जी टेन थीटा। टेन थीटा रिप्लेस किया मैंने एच बाई बी से। फिर केस थर्ड आप बताओ जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा? बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन दोनों होंगे, बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों होंगे। बताइए क्या क्लियर है, क्या मामला? बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों होंगे, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, रटो मत, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से समझ समझ कर याद करो तो मजा आ जाएगा। बढ़े आगे, मामला सेट है मामला। अगला खुद करें, सेल्फ प्रैक्टिस, आराम से गिवन लिखें, खुद करें। बैंक रोड, इसको अंडरलाइन करें, बैंक रोड है, विड्थ कितनी दे रखी है? 5, रेडियस 100, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेक कर लें 5/18 से, तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दे रखी है, विड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है। अब आपसे पूछा है बैंकिंग एंगल, निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, इससे टेन थीटा आ जाएगा, और फिर टेन थीटा बराबर एच बाई बी, इससे हाइट आ जाएगी। हाइट ऑफ आउटर एंड की फील आई आपको? देखिए ये आप रोड का एक एंड ऊपर उठा देते हो ना, ये जो हाइट है ये पूछिए, करिए सॉल्व। आ गया क्या आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिला लीजिए। आंसर मैच कर लीजिए, बताइए फिर आगे बढ़ूं। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन पढ़ लिया, बैंकिंग पढ़ ली, अब पढ़ेंगे फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी, फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी। चलो बढ़ो आगे, अब पढ़ते हैं फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों। अब देखिए ऐसे तो ये पूरा डेरिवेशन है, ये दो इक्वेशन बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको पूरा डेरिवेशन तो रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक फंडामेंटल समझने, वो बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको डायरेक्ट आंसर एज अ रिजल्ट याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है। तो पहले अपन समझ लेते हैं 15 मिनट, फिर आप उसको डिराइव करके देखिएगा। अब चैट बॉक्स पे ध्यान हटा दीजिए, अच्छे से समझिए।
अब कौन सा केस पढ़ रहे हैं? बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों, जो आपका रियल केस है। अब आप समझना अच्छे से। ये आपने रोड को बैंक कर दिया, ये गाड़ी यहां आई। पहले आप बेसिक बेसिक फोर्स लगाइए। mg कहां? mg नीचे, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल के कंपोनेंट कर लीजिए तुरंत, n cos n sin, n हटा दीजिए। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा अलोंग द सरफेस, फ्रिक्शन इस सरफेस के अलोंग लगेगा। अब लड़ाई है फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां से आएगी, कहां होगा, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन, वही समझने का है। आप 5 मिनट 7 मिनट समझिए। सबसे पहले बेसिक केस देखिए। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और वो बहुत स्लोली 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 घूम रहा है और यहां एक छोटा सा बीड है। आप मुझे फील करिए, फील करके बताइए, बाउल बहुत धीरे 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 घूम रहा है, तो इस अंदर जो बीड है उसकी टेंडेंसी कहां फिसलने की है, टेंडेंसी कहां फिसलने की है? अच्छे से सोचिए। हेमिस्फेरिकल बाउल है और बहुत धीरे 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 घूम रहा है, तो उसकी टेंडेंसी है नीचे फिसलने की। इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा? अप, अप, ऊपर की तरफ। फील करिए, रटने की जरूरत ही नहीं है, वापस देखना उल्टा। अब अगर मैं इस हेमिस्फेरिकल को वेरी फास्ट घुमाऊं, बहुत तेज, बहुत तेज, अब मुझे बताइए ये बीड कहां जाएगा? बिल्कुल तसल्ली से, सिस्टमेटिक समझिए। बीड कहां जाएगा? बीड, हेमिस्फेरिकल बाउल है, बहुत तेज घुमा रहे हो, बीड की टेंडेंसी बाहर निकलने की है, फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर। यहां भी यही खेल है कि आपकी कार की स्पीड कैसी है, कार की स्पीड कैसी है। अब सुनिए, अगर कार की स्पीड मिनिमम है या कार की स्पीड बहुत कम है, स्लो है, तो उसकी टेंडेंसी कहां जाने की होगी? टेंडेंसी अंदर फिसलने की होगी, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? बाहर। कब? when speed is slow, when speed is slow, तो इसकी टेंडेंसी अंदर जाने की होगी, फ्रिक्शन बाहर लगेगा। पहले आप इस बात को ओके करें तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चैट बॉक्स में बता दीजिए, गाड़ी की स्पीड बहुत कम है, उसकी टेंडेंसी डाउन द प्लेन फिसलने की रहेगी, फ्रिक्शन कहां लगेगा? अप द प्लेन, फ्रिक्शन लगेगा अप द प्लेन। ये कब की बात है? ये कब की बात है? जब स्पीड बहुत कम हो, स्पीड स्लो हो, स्पीड मिनिमम हो, ये उस समय का केस है। सही है? सही है, चलो बहुत बढ़िया। बस अब तो कुछ नहीं करना, अब केवल और केवल इक्वेशन कंपोनेंट बना लीजिए फ्रिक्शन का। ये थीटा तो ये थीटा, ये एफ कॉस और ये एफ साइन। अब देखिए, अंदर की तरफ लग रहा है एन साइन, बाहर की तरफ एफ कॉस। बड़ा कौन? बड़ा कौन बताइए? बड़ा कौन, एन साइन या एफ कॉस? एन साइन या एफ कॉस? बड़ा कौन? एन साइन थीटा। एन साइन थीटा क्यों? क्योंकि अगर इसको सर्कुलर मोशन पे घूमना है तो सेंटर की तरफ, सेंटर तो कहीं यहां होगा, सेंटर की तरफ वाला फोर्स बड़ा होना ही पड़ेगा। खत्म। तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा विल प्रोवाइड mv स्क्वायर बाय आर। और ऊपर नीचे बैलेंस कर लीजिए, ऊपर है एन कॉस, नीचे है mg, ऊपर है एफ साइन, तो एन कॉस प्लस एफ साइन, दिस शुड बी इक्वल टू mg। आराम से आप डायग्राम बनाइए और इक्वेशन लिखिए, देखेंगे तो फील नहीं आएगी,
खुद बनाएंगे तभी फील आएगी। हर बात का लॉजिक है। एन साइन थीटा क्यों बड़ा है? क्योंकि एन साइन थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हमेशा बड़ा होगा अगर उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। क्या ये बात सही है? और ये जो v होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम? v मिनिमम होगा, क्योंकि हम स्लो स्पीड की बात कर रहे हैं। बस अब तो डिवाइड करके आंसर निकालना है। कंसेप्ट सारे यही हैं। ये देखिए, ये पूरी मैस करी हुई है, ये इक्वेशन लिखी है, ये वाई एक्सिस में ऊपर नीचे बैलेंस कर रहा है, ये नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर की इक्वेशन लिखी है, फिर दोनों को डिवाइड किया है, फ्रिक्शन की जगह म्यू एन डाला है, ऊपर नीचे सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया, मिनिमम स्पीड। पूरा रिजल्ट अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, क्या होगा। देखिए, अगर स्पीड हाई है तो क्या होगा। अब अच्छे से एक बार और समझ लें, बिल्कुल सिस्टमेटिक। ये आपने रोड को बैंक किया, एक बार डायग्राम खुद बना लेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। बस समय है, आप एक बार खुद बना लें। mg कहां बच्चों? नीचे की तरफ, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आती है बात फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन लगेगा अलोंग द सरफेस। अब बताइए क्या करें, फ्रिक्शन कहां लगेगा? गाड़ी की स्पीड है बहुत हाई, बहुत तेज गति से आप बाहर ले जा रहे हो। बताइए, बहुत तेज गति से बाहर ले जाओगे तो क्या होगा? इसकी टेंडेंसी कहां जाएगी? बाहर जाने की टेंडेंसी, बाहर जाने की। फ्रिक्शन कहां लगेगा? इन द प्लेन। खत्म, कंपोनेंट कर लीजिए। दो इक्वेशन आपने बना लिया, कहीं दिक्कत ही नहीं। एफ के कंपोनेंट, अब बताइए, ये दोनों अंदर की तरफ ही हैं। अगर मैं आपसे पूछता इस केस में नेट फोर्स बताओ, कोई बताएगा नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स, देखिए ये तो बैलेंस हो गए। नेट फोर्स कोई पूछे आपसे तो एन साइन प्लस एफ कॉस। समझो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नेट फोर्स एन साइन प्लस एफ कॉस, यही तो नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। कई बच्चे सोचते हैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ने बैलेंस कर दिया, गलत। यही नेट फोर्स है, और यही नेट फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यही नेट फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सही बात है क्या? बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन बता दीजिए, एन साइन प्लस एफ कॉस, ये दोनों मिलकर क्या देंगे? एम वी स्क्वायर बाई आर। ऊपर नीचे बैलेंस कर दीजिए, ऊपर एन कॉस, नीचे एफ साइन प्लस एम जी। आराम से देख लीजिए, क्या ये दोनों इक्वेशन परफेक्ट आप बनाना जानते हैं? अगर सीख गए, एक बार आपने अच्छे से बना लिया तो मजा आ जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक है, हर बात का लॉजिक है। कंपोनेंट करे, नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगाया, दोनों फोर्स सेंटर की तरफ है तो ऐड किया, ये दोनों मिलकर नेट फोर्स बनाएंगे, एंड दिस नेट फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सिर्फ साइन चेंज हो गए हैं, इसलिए आंसर में भी केवल साइन का ही अंतर आएगा। सही बात है क्या? ये मैक्सिमम स्पीड है। तो अब हमने 3 केस पढ़ लिए, अब समरी कर देता हूं यहां, और अच्छे से आप भी समझो कि हाँ सर ओके है। पहला, देयर इज ओनली फ्रिक्शन। बताइए आंसर क्या था? मैक्सिमम सरफेस स्पीड अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ओनली फ्रिक्शन। ये ओके है क्या? केस नंबर 2, ओनली बैंकिंग, इसका क्या था? v बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा।
आर जी टेन थीटा, ओनली बैंकिंग। और याद करिए दोनों हो, फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी, फ्रिक्शन भी बैंकिंग भी। तो फॉर्मूला आएगा आर जी, एक जैसे ही है, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 + म्यू टेन थीटा। अब आप भूल गए कि यार कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है, आप भूल गए पेपर में, आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस आपको सही करा देगा। कॉमन सेंस कैसे सही कराएगा वो सुनो, वो सुनो। यहाँ 1+ हो रहा है, ये यहाँ दो टर्म ऐड हो रही है, ऐड होने से डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, बड़ा डिनोमिनेटर होगा तो आंसर मिनिमम आएगा, बड़ा डिनोमिनेटर होगा तो आंसर मिनिमम आएगा। वापस सुनो, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होने से डिनोमिनेटर छोटा हो गया, छोटे से भाग देंगे तो आंसर मैक्स आएगा। और जादू देखो, अगर आपको ये याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये बैंकिंग है, अगर मैं इसमें फ्रिक्शन जीरो कर दूं, फ्रिक्शन जीरो कर दूं तो ये केस आ जाना चाहिए, कर दो इसमें, म्यू को जीरो पुट कर दो, म्यू को जीरो पुट कर दो, आर जी टेन थीटा माइनस जीरो अपॉन 1 + 0 टेन थीटा। तो ये तो जीरो हो गया, नीचे 1 हुआ तो आ गया √ऑफ आर जी टेन थीटा। तो तीनों केस एकदम शानदार तरीके से सिस्टमेटिक कंसेप्चुअल याद होने चाहिए, कंसेप्चुअल याद होने चाहिए। आप लास्ट वाला याद कर लो, उसमें म्यू को जीरो रख दो तो अपने आप ऊपर वाला केस आ जाएगा। स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, टेंडेंसी बाहर जाने की होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। अब बताइए क्या बैंकिंग के तीनों केस क्लियर हैं क्या, बैंकिंग के तीनों केस क्लियर हैं क्या? सही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। अब ये देखिए वही है, ये देखिए डायरेक्ट 2016 में फॉर्मूला ही पूछ लिया, इसलिए आपको बताते हैं कि यार फॉर्मूला याद करना कितना जरूरी है। अब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिराइव थोड़ी ना कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसको डिराइव नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला समझकर याद करना ही पड़ेगा। बताइए कौन सा आंसर सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम पूछिए तो नीचे 1 माइनस होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो ये मैक्सिमम आएगा। क्या बैंकिंग ऑफ रोड क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देख लीजिए 2017 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये टेबल है, ये टेबल। अब यहाँ पे आपने क्या किया, पाइवेट कर दिया, ये बॉल ये ऐसे घूम रही है। बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल सवाल है, रट्टाबाजी नहीं चलेगी। हमने इसमें देखा था नीचे mg नॉर्मल, ऊपर n और mg बैलेंस, सिर्फ बचेगा टेंशन। आपसे कोई पूछे नेट फोर्स बताओ तो नेट फोर्स यहाँ टेंशन है, यही टेंशन, यही टेंशन प्रोवाइड करेगा क्या, mv²/r। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं टेंशन बराबर mv²/r कर दिया तो नेट फोर्स जीरो हो गया, नहीं, कई लोग mv²/r को ऐसे बना देते हैं तो ये दोनों ऐड हो गए, mv²/r fbd में बनता ही नहीं है, fbd में नहीं बनता क्योंकि mv²/r कोई फोर्स है ही नहीं। तो बहुत कंसेप्चुअल, कितना छोटा सवाल और कितना मस्त क्वेश्चन है। जो टेंशन है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड
कर रहा है। यही नेट फोर्स है। एन और mg तो बैलेंस हो गए, यही नेट फोर्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर है टी। अगला करिए 2019 का, खुद ट्राई करें। 2 मिनट देता हूं, ट्राई करिए। बिल्कुल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से करें। कोई भी फॉर्मूला इसमें रटना नहीं है। आप सोचो मैं रटा रटा है फॉर्मूला लगा लूं, मत लगाओ ना। रटने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक 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 तरीके से करोगे तो भी बन जाएगा। देखिए कैसे, बहुत तरीके से लॉजिकली चलो, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। ये ड्रम, रेडियस 1 मीटर, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 10 kg का इनर वॉल पर है। अब आपको एफईडी पता ही है, नीचे mg, नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन ऊपर। सही बात है। आपको क्या रखना है, स्टेशनरी रखना है, तो पक्की पक्की बात स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सही बात है। नॉर्मल विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल सेंट्रीपिटल देगा। अब देखो उसने पूछा है एंगुलर, तो n बराबर mv स्क्वायर बाई आर मत लगाओ, आप क्या लगाओ, n बराबर mr ओमेगा स्क्वायर लगाओ, बस खत्म। और जैसे ही फ्रिक्शन आ जाए हमेशा ये एक्सप्रेशन लिखो, फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। एन एन किसको बैलेंस कर रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर। m से m कट गया तो म्यू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा आ जाएगा रूट जी अपॉन। कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब हमेशा इससे बड़ा। तो मिनिमम से मिनिमम कितना, रूट जी बाय, वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, इसलिए हम आपको पुराने पेपर के क्वेश्चन कराते रहते हैं। देख भाई 2019 इतना आसान, 2017, 2016, बार 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 पुराने पेपर साथ साथ करते चलते हैं, तो अपन को आइडिया हो जाता है कि पेपर बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेथवेल वाला केस है, डेथवेल। परंतु हमें आपको सिखाया क्या, डेथवेल के, कॉनिकल पेंडुलम के, ग्रामोफोन के, इनके फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं है, ऑन द स्पॉट पेपर में सॉल्व किए जा सकते हैं। बढ़े क्या, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे तो इस पे नीट पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, पर मॉड्यूल में, बिगनर बॉक्स में, सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फीलिंग वाला टॉपिक है। और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक का आज हम इंट्रोडक्शन देंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ताकि कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है क्या, बढ़ूं आगे, चलो। अब चैट बॉक्स पे ध्यान हटाइए, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी मजा आएगा।
सुनना, पूरी कहानी सुनेंगे तभी फील आएगी। एक कार है जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रही है v स्पीड से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है। एक ऑब्जर्वर को मैंने यहां खड़ा किया और कहा भैया इसकी वीडियो शूटिंग कर, वीडियो शूटिंग कर। जैसे अपन घर पे अपने कैमरे से वीडियो शूटिंग करते हैं, तो आप कैमरे को लगातार, बच्चा मूव कर रहा है, आप कैमरे को हिलाते रहोगे तभी तो वीडियो शूट कर पाओगे। लगातार 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 कैमरे को क्या करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। तो आप बताइए ऑब्जर्वर अपना हाथ कितना मूव करेगा। पहले यहां था इनिशियल और ये फाइनल। ऑब्जर्वर को अपने हाथ को इतने एंगल से घुमाना पड़ेगा, इतने एंगल से घुमाना पड़ेगा। और याद करिए ओमेगा होता क्या था, ओमेगा होता क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। याद करिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। ऐसे याद नहीं आता तो ओमेगा का फॉर्मूला याद कर लीजिए, डी थीटा बाय डी टी। किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है, तो ये बच्चा बोलेगा कि सर कार का ओमेगा है डी अल्फा बाय डी टी। ठीक है, और ध्यान सुनिएगा मस्ती से। अब मैंने ऑब्जर्वर को यहां खड़ा करा, दूसरे ऑब्जर्वर को, कार वही, सब कुछ वही। ऑब्जर्वर को थोड़ा दूर ले जाके खड़ा किया और इसको कहा भैया तू भी वीडियो शूटिंग कर। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। ये कहेगा आशीष सर मैंने तो केवल इतना ही कैमरा घुमाया। तो ये क्या कहेगा, अब मेरी कार का ओमेगा होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल दैट इज डी बीटा बाई डी टी। और आप बात सुनते जाइए, मजा आता जाएगा। अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को यहां खड़ा कर देता तो मजा ही आ जाता, मजा ही आ जाता। ये कहेगा सर मुझे तो कैमरा घुमाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि कार तो बिल्कुल सीधी जा रही थी, मैं तो ऐसे ही कैमरा लेके खड़ा रहा, मुझे कैमरे की एंगुलर पोजीशन को चेंज करना ही नहीं पड़ा। मतलब ये कहेगा ओमेगा ऑफ कार इज 0। तो अब तो परेशानी बढ़ गई, क्योंकि कार वही, स्पीड भी सेम, ट्रैक भी सेम, परंतु तीनों ऑब्जर्वर ओमेगा तो अलग अलग बता रहे हैं। फिर कहा गया कि ओमेगा एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो ऑब्जर्वर की पोजीशन पर भी डिपेंड करती है। तो आपको लिखना चाहिए था ओमेगा ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ए, ओमेगा ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बी, ओमेगा ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू सी। बताइए क्या ये फील आई क्या कि ओमेगा 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 एक ऐसी रिलेटिव क्वांटिटी है जो बच्चों ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि कार वही है, ट्रैक वही है, स्पीड वही है, पर तीनों ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि सर मेरे लिए तो कार का ओमेगा अलग अलग है। बोलो हाँ है क्या, इसलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव। क्या ये बात क्लियर है? अब और इसको आगे बढ़ाते हैं और समझिएगा, मजा आएगा आपको। जैसे ये कार जा रही थी सीधी v स्पीड से, ये कोई a था और मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए थी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ये ऑब्जर्वर है b, ये मैंने इन दोनों को मिला दिया लाइन से। अब मुझे लिखना है ओमेगा ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। तो अब लोगों ने क्या किया और थोड़ा दिमाग लगाया, यार इस v के कंपोनेंट करो, पहले तो इस लाइन को मिला दो, अब v के कंपोनेंट करो। एक तो इस लाइन के अलोंग, इसे बोला v पैरेलल। पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल था। और एक किया परपेंडिकुलर, v तो खत्म हो गया, v के क्या कर दिए कंपोनेंट। अब थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना, v का कौन सा कंपोनेंट ओमेगा देने का जिम्मेदार है।
सोच के बताओ, v का कौन सा कंपोनेंट ओमेगा देने का जिम्मेदार है? v परपेंडिकुलर, v पैरेलल तो दे नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऑब्जर्वर को अपना हाथ हिलाना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा देखिए, ये बिल्कुल सीधा जा रहा था तो ओमेगा 0 आई थी, इसका मतलब v पैरेलल का ओमेगा में कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। केवल और केवल किसका रोल है? केवल और केवल परपेंडिकुलर का रोल है। और अगर आप सोचो तो क्या ये पॉइंट ए इस बी के रेस्पेक्ट में अब सर्कुलर मोशन नहीं करेगा? सोच के देखो, सोच के देखो। ये हो गया साहब आपका सेंटर, ये हो गई रेडियस, और जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है। इसका मतलब अगर मुझे ओमेगा लिखना है तो मेरे पास फॉर्मूला था v बराबर ओमेगा सर्कुलर का, तो ओमेगा का फॉर्मूला हो गया v, पर v नहीं, v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर, क्योंकि पैरेलल तो ओमेगा दे ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर ही देगा अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दैट इज सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। बी जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ए जहां की वेलोसिटी है। बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये यहां से आया है ओमेगा बराबर वी बाय आर, पर वी का कौन सा कंपोनेंट यूजफुल है, इसकी आपको कहानी समझ में आई क्या? वी का कौन सा कंपोनेंट यूजफुल है, इसकी कहानी समझ में आई क्या? चैट बॉक्स भर दीजिए और बताइए कैसे आ रहा है समझ में। चैट बॉक्स भर दीजिए, क्योंकि v के दो कंपोनेंट हो गए, एक हुआ पैरेलल और एक हुआ परपेंडिकुलर। पैरेलल ओमेगा नहीं दे सकता, क्योंकि पैरेलल को देखने के लिए उसको गर्दन या उसको कैमरा घुमाना नहीं पड़ेगा, तो पैरेलल तो ओमेगा दे ही नहीं सकता। ओमेगा देने के लिए जिम्मेदार कौन है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिम्मेदार है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिम्मेदार है अपॉन सेपरेशन। बस अब आप इस फॉर्मूले को समझकर याद कर सकते हो कि सर मुझे v का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके? उस लाइन ज्वाइनिंग ए और बी के। क्योंकि सिर्फ ये बोलना परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, अरे किसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, खत्म, अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। बोलो आया क्या? अब एक क्वेश्चन करके देखना, तब मजा आएगा। ये डायग्राम में उसने कंपाउंड कर दी ऑपरेटर में, मैं इसका ओरिजिनल क्वेश्चन बना देता हूं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा था। चलो आगे, तो बहुत आसान है। अब कॉन्सेप्ट से समझे तो मजा आएगा। पूरा सेंटेंस बोलें, वी के कंपाउंड पढ़ने, इस लाइन के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गया 10 cos 30 और ये हो गया 10। कौन सा काम का है? लाइन के परपेंडिकुलर, ये बेकार। बस तो ओमेगा बराबर वी का परपेंडिकुलर अपॉन सेपरेशन ए बी, वी परपेंडिकुलर 10 sin 30 अपॉन सेपरेशन ए बी।
बोलो आ गया क्या? बोलो आ गया क्या? सही है। इस समय अगला देखिए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ये ए है, ये विथ रेस्पेक्ट टू ओ है। अब तरीका देख लें, और पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो आपने इस v के कंपोनेंट करे, एक इस लाइन के अलोंग, एक इसके परपेंडिकुलर, ये कॉस ये साइन। आप बताओ कौन सा काम का है? फील से बताओ, फील से। ये लाइन, अब उसको v साइन 45 देखने के लिए ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, v साइन 45 देखने के लिए उसको अपनी गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी, रटने की जरूरत ही नहीं है। फील के साथ करेंगे तो बात बन जाएगी। फील के साथ करिए, साइन 45 बेकार है, खत्म। परपेंडिकुलर दूरी, अब ये कहां से लाएं? तो ये मैथ लगा लें, ये डी पाइथागोरस, बताइए चैट बॉक्स में बताइए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ रही है क्या? चैट बॉक्स में बताइए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की फीलिंग बताइए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की फीलिंग बताइए। मजा आ गया, मजा आ गया, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया फील आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, वर्टिकल की तरफ आते हैं। ये इसका सॉल्यूशन। चलिए एक और कर लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है विथ रेस्पेक्ट टू ओ बी सी। एक बार ऑब्जर्वर ओ पे खड़ा है, एक बार बी पे खड़ा है, और एक बार सी पे। तो ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। करिए खुद। अब पता है यहां वेलोसिटी के कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? वेलोसिटी ऑलरेडी उस लाइन के परपेंडिकुलर है। नो नीड टू रिजॉल्व v because velocity is already perpendicular to line OA. Harshvardhan, there is no need to resolve the velocity, no need to resolve the velocity because velocity is already perpendicular to the line. सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो v अपॉन r, b से दूरी 2r हो जाएगी, और c से दूरी सही है करण पटेल, बहुत बढ़िया करण पटेल। प्रणव, दर्शन सोनी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय पांडे। चलिए तो अब बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, इसकी बेसिक फीलिंग समझा देता हूं और कल हम इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे, तो हमारा वर्टिकल सर्कुलोमोशन शानदार तैयार हो जाएगा। अब आप चैट बॉक्स को छोड़ दीजिए। अब 15-17 मिनट वर्टिकल सर्कुलोमोशन के बारे में अच्छे से समझिए तो आपको फील आ जाएगी। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वीर प्रताप सिंह सर, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। वीर प्रताप सिंह जी, आपके मैसेज लगातार मुझे मिल रहे हैं, मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैसेज पढ़कर आपसे बात कर रहा हूं। रोटेशन कब स्टार्ट करेंगे? प्रशांत यादव पूछ रहे हैं। कल वर्टिकल सर्कुलोमोशन की प्रैक्टिस करेंगे, वो पूरा अच्छे से फील हो जाएगा, फिर कल से ही रोटेशन मोशन चालू कर देंगे। भूपेंद्र यादव सर, मेरे मैसेज मिल रहे हैं। भूपेंद्र यादव, आपके मैसेज मुझे लगातार मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। सनी रघुवंशी, अंकित पटेल, हिमांशु ठाकुर, जय पांडे पूछ रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट कब है? 13 दिसंबर को नेक्स्ट टेस्ट डेट है, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर। निशांत नायक, विनय कुमार, ईशान रॉय। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वर्टिकल सर्कुलोमोशन, अब इसमें केवल और केवल दो कॉन्सेप्ट हैं। आप वर्टिकल सर्कुलोमोशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। पहला कॉन्सेप्ट है नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर will provide the necessary centripetal force. Net force towards the center will provide necessary centripetal force. और सेकंड कॉन्सेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ये दो हैं। इस पर आप तरीके से समझ लोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। पहली बात तो वर्टिकल क्यों? वर्टिकल क्यों? अभी तक आपने जो भी पढ़ा सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में थे, चाहे वो कॉनिकल पेंडुलम हो। आप इसका प्लेन ऑफ सर्कुलर देखो तो आपको मजा आएगा, चाहे वो हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर हो ये पार्टिकल। आप इसका प्लेन ऑफ सर्कुलर देखो, आपको मजा आएगा, चाहे वो डेथ वेल हो। आप इसका प्लेन ऑफ सर्कुलर देखो तो मजा आएगा, चाहे टेबल पे रखा एक पार्टिकल हो। आप इसका प्लेन ऑफ सर्कुलर देखो तो आपको मजा आएगा। इन सब में बच्चों, जो सर्कुलर मोशन का प्लेन था, जो सर्कुलर मोशन का प्लेन था, वो कैसा था? हॉरिजॉन्टल था। तो अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पढ़ा। आप देख सकते हैं। नाउ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या ये फील आ गई क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं वर्टिकल। वर्टिकल बहुत इजी है, बहुत इजी है। केवल दो कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दो क्वेश्चन से। अब बताते हैं वर्टिकल में कैसे होता है। देखिए, सबसे बेसिक एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम। ये आपने पेंडुलम लिया, इसको यहाँ पे कील से दीवार पे टांग दिया, नीचे बॉब। अब आपने इसको वेलोसिटी दे दी। स्वाभाविक है, आपने प्रैक्टिकल की होंगी, इस तरह का मोशन करता है। थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी देंगे, थोड़ा और ऊपर जाएगा, और एक मिनिमम वेलोसिटी दे देंगे तो ये पूरा चक्कर भी लगा लेगा। याद करिए, ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। खत्म खत्म। अब आप देखते जाइए, इक्वेशन लिखना सीख लीजिए, मजा आ जाएगा। मान लो किसी इंस्टेंट पर आप यहां हो, पहली बात तो स्पीड वही नहीं रहेगी, स्पीड चेंज होती रहेगी। स्पीड चेंज होती रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि पार्टिकल कुछ हाइट पे चला गया। सिंपल पेंडुलम को फील कीजिए, पार्टिकल कुछ हाइट पे चला गया, हाइट पे चला गया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। सोचिए, ऊपर चले गए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, स्पीड कम। अब और देखना, फोर्सेस एनालिसिस करो। नीचे की तरफ mg, सेंटर की तरफ टेंशन। अब मैं कंपोनेंट कर रहा हूं mg के, ये देखिए, ये mg के कंपोनेंट, ये बताइए mg cos, ये बताइए mg sin। अब देखिए, सेंटर की तरफ है t और अवे है mg cos। बड़ा कौन, बड़ा कौन, बड़ा कौन? ये हम कल से चिल्ला रहे हैं, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बड़ा होगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बड़ा होगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? टेंशन। बड़ा कौन है? टेंशन। इक्वेशन बोल जा, इक्वेशन बोल जा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ रेडियस एल होगी। अलग अलग सिचुएशन में अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया, मजा आ जाएगा। मान लो आप लोअर पॉइंट पर हो, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर हो, कहीं रटने की जरूरत नहीं, लोएस्ट पॉइंट पर हो, लेट यहाँ वेलोसिटी v लोअर। मान लो आप मिडिल पॉइंट पर हो, मान लो आप मिडिल पॉइंट पर हो, यहां से छोड़ा यहां पर हो, यहाँ वेलोसिटी मान ली v मिडिल। मान लो आप हाईएस्ट पॉइंट पर हो, आपने इसका डर हटा दिया तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ये हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, स्पीड हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, स्पीड हर पॉइंट पे अलग अलग होगी बच्चों, क्योंकि जैसे से ऊपर जाता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड लगातार बदलती रहेगी। अब इक्वेशन लिखना देख लो, इक्वेशन लिखना सीख लो बहुत अच्छे से, मन से, बहुत अच्छे से। अब सिर्फ फोर्सेस बनाओ, नीचे mg, टेंशन इधर, ये सेंटर। बताओ बड़ा कौन, बताओ बड़ा कौन, टी बड़ा या mg बड़ा, टी बड़ा या mg बड़ा? टी बड़ा। नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ बड़ा, टी माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बार, और v नहीं, vl। खत्म। कुछ भी नहीं रटना, क्यों रटें, कुछ भी नहीं रटना। यहां बता, mg नीचे, टेंशन आएगा अलोंग द स्ट्रिंग। अब यहाँ कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि mg का वहां कंपोनेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि mg तो 90 डिग्री पर है, तो वहां mv स्क्वायर बाई आर, वहां mv स्क्वायर बाई आर केवल और केवल कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। तो यहां लिखोगे टेंशन बराबर mv स्क्वायर बाई आर। समझो, समझो, इक्वेशन बनाना सीख गए, पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब्जे में आ जाएगा, पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब्जे में आ जाएगा। इस केस में देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर mg कहां? नीचे, टेंशन रस्सी के अलोंग। अब दोनों ऐड होंगे तो लिखा जाएगा t प्लस mg बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर। कहीं रटने की आवश्यकता ही नहीं है। तीनों डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओगे उसी से फील आएगा कि कैसे काम होगा। डायग्राम बना के देखो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो कल हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। अब आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं हैंडआउट बना देता हूं और वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आज की क्लास बहुत बढ़िया है, तैयार करिए। सर्कुलर मोशन बहुत आसान है, 3-4 लेक्चर में तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, 4 दीजिए, लगा लीजिए, पूरी लगा लेंगे तरीके से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान है, बहुत। करते चलिए, क्वेश्चन बनाते चलेंगे, बात बनती चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंप्यूटर जी, जल्दी से इस हैंडआउट को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करिए, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करिए।
और उसको ड्राइवर पे अपलोड कर दें और उसे ड्राइवर पर अपलोड कर दें। ड्राइवर पर अपलोड कर दीजिए। बच्चों लिंक आने वाला है, लिंक आने वाला है बच्चों, लिंक आने वाला है बच्चों, आज की क्लास का लिंक आ गया। बताइए, ओपन हो रहा है तो बता दीजिएगा। ईशान रॉय लगातार 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वाला फोटो भेज रहे हैं। ईशान रॉय, ये गड़बड़ था, हम बात कर चुके हैं। टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, पर ये बात तो तय है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन और रिलेटिव रेनमैन रिवर, ये तो आएगी ही आएगी। टेस्ट की डेट है 13 दिसंबर। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, पर जो करंट चल रहा है वो तो आएगा ही आएगा, और रोटेशन भी 12 दिसंबर से पहले ही हो जाएगा। सही है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पढ़ाई करिए, बहुत अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।